यूनिट नंबर 3 का पार्ट नंबर 2। इसके पहले वाले पार्ट में हमने सारी बायो जियोकेमिकल साइकिल्स के बारे में पढ़ा था, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, सल्फर साइकिल। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर प्लेलिस्ट में उसे चेक कर सकते हैं। हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं फूड चेन के बारे में। फूड चेन क्या होती है इसके बारे में समझेंगे, एनर्जी क्या होती है, किस तरीके से एनर्जी का सर्कुलेशन होता है इन एन इकोसिस्टम, वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। तो देखिए, फूड चेन का अगर आप सिंपल भाषा में किसी चीज़ को समझे तो मैं आपको एक लाइन में बोलूँ तो ये फूड चेन मतलब हु ईट्स हु, कौन किसे खाता है, ठीक है। और अगर इसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स भाषा में कहा जाए तो हम कहेंगे कि जब फूड की एनर्जी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से या प्लांट से एनिमल्स के थ्रू ट्रांसफर होती है तो बेसिकली उसे हम क्या कहते हैं, फूड चेन कहते हैं। तो अलग अलग तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं। देखिए, कभी भी जो फूड चेन की शुरुआत होती है, वैसे ज़रूरी नहीं है लेकिन हाँ, हम अगर समझे तो कभी भी फूड चेन की शुरुआत होती है प्लांट से। प्लांट से होती है, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, क्योंकि यही होते हैं ना जो एनर्जी को बनाते हैं। हम तो एनर्जी को बना नहीं सकते। इट मीन्स दैट कि हमारे पास इतनी शक्ति नहीं है कि हमारा जो फूड है वो हम खुद प्रोड्यूस कर सके या अपना खुद का फूड खुद प्रोड्यूस करते हैं। वैसे ये भी खुद नहीं करते। ये जो है सोलार एनर्जी पे डिपेंडेंट होते हैं। सोलार एनर्जी इनकी रिक्वायर्ड होती है। बेसिकली सनलाइट के बिना ये नहीं बना सकते। और इनको ऑफ कोर्स सी बात है, क्लोरोफिल की रिक्वायरमेंट होती है, H2O की रिक्वायरमेंट होती है और CO2 की रिक्वायरमेंट होती है। और सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर जो है ये सारी चीज़ों को मिलाकर वो कार्बोहाइड्रेट बना देते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। और जब ये प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट बना देते हैं, कहाँ स्टोर होती है, फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, फिर वो हम तोड़ लेते हैं और खा लेते हैं। हमारे पास वो एनर्जी आ जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि फूड चेन के अंदर जो है शुरुआत कहाँ से होती है, ऑटोट्रॉफ से होती है। और अगर आप ये देखें कि ऑटोट्रॉफ के पास जो एनर्जी आ रही है वो कहाँ से आ रही है, सोलार एनर्जी आ रही है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी चेन जो है वो इंटरलिंक्ड है। दूसरे ऑर्गेनिजम्स जो है वो कहलाते हैं हेट्रोट्रॉफ्स। अब हेट्रो आपको मतलब पता है क्या होता है, हेट्रो मतलब होता है अदर और ट्रॉफ मतलब नरिशमेंट। तो बेसिकली जैसे कि हमने ऑटोट्रॉफ मैंने आपको बताया, ऑटो मतलब होता है सेल्फ, ट्रॉफ मतलब नरिशमेंट। तो जो खुद का नरिशमेंट, नरिशमेंट मतलब क्या, खुद का न्यूट्रिशन जो खुद लेते हैं, खुद बनाते हैं, वो ऑटोट्रॉफ्स। और जो दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं वो उसे कहते हैं हेट्रोट्रॉफ्स। तो आपको ये चीज क्लियर हो गई। अब हेट्रोट्रॉफ्स भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं हर्बीवरस और एक होते हैं कार्निवरस। तो हर्बीवरस वो होते हैं जो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं और कार्निवरस क्या होते हैं, जो एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं। ये आपको समझ में आ गया। और एक ओमनीवरस भी आप कहते हो, ठीक है। तो बेसिकली अबिलिटी क्या है, अबिलिटी क्या है मतलब आप किसको खा सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि आपकी चॉइस रहेगी, बिकॉज कुछ लोग जो है बने हुए होते हैं। आपको एक चीज पता है, आपने कभी ध्यान दिया हो, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ, जो पर्टिकुलरली जो एनिमल्स जो होते हैं जो मीट खाने के लिए बने हुए हैं, वो कभी भी जो है आपको पता है, वो कभी भी आपको देखने को मिलेंगे वो जो है वेजिटेबल्स नहीं खा सकते। जैसे कि लायन, टाइगर, हॉक, स्नेक, फ्रॉग, ये सिर्फ और सिर्फ जो है इनके पास बेसिकली इनके पास एबिलिटी ही नहीं है कि वो हर्ब्स खा सके, इनके पास एबिलिटी ही नहीं है कि वो प्लांट्स खा सके। आपने कभी इनके जो है टीथ स्ट्रक्चर को आप देखना, इनके टीथ स्ट्रक्चर्स आपको जैसे कि लायन के, टाइगर्स के कैसे दिखेंगे, कैनाइन दिखेंगे, ठीक है। तो अगर आप टीथ स्ट्रक्चर को फोकस करेंगे ना तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि जो टीथ स्ट्रक्चर होता है, जब इनके कैनाइन थे, देखिए कैनाइन ऐसा नहीं होता है, मैं ड्रॉ करके बस बता रही हूँ, आपको पता होना चाहिए कैनाइन कौन सा होता है। दो कैनाइन्स होते हैं हमारे, ऊपर दो नीचे होते हैं, ठीक है, अपर कैनाइन, ठीक है, इस तरीके का होता है जो नुकीला दांत होता है हमारा। उसके बाद जो हमारे जो फ्रंट में जो टीथ होते हैं, आई होप आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपके अपर टीथ होते हैं और फिर बाजू में जो होते हैं आपके मोलार्स और प्री मोलार्स, वो सब छोड़िए उसको। तो कहने का मतलब ये है कि ये तो च्यूइंग टीथ कहलाते हैं। आपको जो है कार्निवरस, आप भी क्योंकि ओमनीवरस है, ठीक है, हर इंसान जो है क्या है, ओमनीवरस है। कोई इंसान वेजिटेरियन भी हो तो वो भी क्या है, ओमनीवरस है। क्यों, क्योंकि वो दोनों चीजें खा सकता है। नेचर ने, कुदरत ने आपको इस तरीके से बनाया है कि आप दोनों चीजें खा सको। समझ रहे हो आप। जो एनिमल्स को सिर्फ और सिर्फ कैनाइंस दिए गए हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो वो ऐसे एनिमल्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ जो है मीट खा सकते हैं, या फिर जो आपको मैंने बताया जो बाकी चीज मीट वगैरह से ही न्यूट्रिशन ले सकते हैं। और जो एनिमल्स को जैसे कि आप देखेंगे गोट, ठीक है, तो उन लोगों के तीत आप देखेंगे उन पे कैनाइन नहीं होते। और कैनाइन नहीं होते इसी वजह से जो है उनको इस तरीके से बनाया गया है कि वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स को कंज्यूम कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा है। और ये आपकी जो तीत, अगर आप खुद के तीत को देखेंगे तो आप समझेंगे कि आपको इस तरीके से बनाया गया है कि आप प्लांट्स एंड मीट्स दोनों जो है खा सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं और न्यूट्रिशन ले सकते हैं।
और ये जो साइकिल चलती है ना, ये शुरुआत होती है प्लांट से जो कि ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, फिर हर्बीवोरस में जाती है, उसके बाद आप देखेंगे हर्बीवोरस में भी हर्बीवोरस में जाती है, फिर हर्बीवोरस से कार्निवोरस में जाती है। आपको पता है क्योंकि हर्बीवर्स जो है प्लांट्स खाएंगे और हर्बीवर्स को कौन खाएगा, कार्निवर्स खाएगा। मतलब नेचर का एक सिस्टम बना हुआ है, सेल्फ सफिशिएंट सिस्टम बना हुआ है, आपको इसमें इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। या फिर आप उसको ऐसा भी लिख सकते हैं, प्लांट्स प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड टर्शरी कंज्यूमर्स। ठीक है, तो अभी हम और डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि डिफरेंट तरीके की फूड चेन एग्जिस्ट करती है। एक होती है ग्रेजिंग फूड चेन, एक होती है डेट्रिटस फूड चेन। तो इसमें स्टार्टिंग लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म कौन सा है? अगर स्टार्टिंग लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म प्लांट है, ठीक है, तो ये ग्रेजिंग फूड चेन है। ठीक है, और अगर जो डेट्रिटस जो है, मतलब आपको पता है जो डेट्रीवोरस होते हैं, अगर स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ जो है पर्टिकुलरली स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, डेड एनिमल्स है, डेड प्लांट्स है, तो ये बेसिकली डेट्रिटस है। और इसके अंदर आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नॉर्मल फूड चेन चलती है हमारी, की जो प्लांट है, प्लांट को आप देख रहे हैं ग्रास हॉपर खा रहा है, ग्रास हॉपर जो है फ्रॉग फ्रॉग जो है ग्रास हॉपर को खा रहा है, फिर फ्रॉग को स्नेक खा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो एक नॉर्मल चेन चलती है ग्रेजिंग फूड चेन, और जब इन लोग की डेड एंड डीके हो जाता है तो इनको भी तो खत्म करना है ना। तो बेसिकली डेट्रिटस जो प्लांट्स है, प्लांट्स तो होते नहीं है वैसे, डेट्रिटस जो है जो सड़ जाते हैं प्लांट्स, उससे जो है इसका फूड चेन जो है शुरू होती है। ठीक है, और इसे हम स्कैवेंजर्स कहते हैं, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, स्कैवेंजर्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब जो लोग होते हैं ये सब जो है खाते हैं। तो हमें जो है कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये आपको एक तरीके से फूड चेन का एग्जांपल दिख जाएगा। प्लांट से ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर से बर्ड, बर्ड से स्नेक, और स्नेक से ऑल, इस तरीके से आपको दिख जाएगा। तो दोनों तरीके के फूड सिस्टम जो है इम्पोर्टेंट है, लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है मतलब हम जो है सिर्फ ग्रेजिंग फूड सिस्टम पे ध्यान देंगे, क्योंकि हमें ऐसी चीज़ों को खाना नहीं है, कंज्यूम नहीं करना है। लोग तो कंज्यूम कर लेते हैं लेकिन करना नहीं चाहिए। क्यों करना नहीं चाहिए? बिकॉज देखिए, अगर आपका जो बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, प्लांट्स एंड एनिमल का जो वेस्ट है, उसके लिए एक फूड चेन बनाई गई है नेचर में। अगर आप वो फूड चेन को डिस्टर्ब करेंगे, ठीक है, तो उससे कहीं ना कहीं वेस्ट जो है वो एक्यूमुलेट हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो जितने भी डेट्रीवोरस एनिमल्स होते हैं, ठीक है, स्कैवेंजर्स होते हैं, उन सबको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। द रीजन इज दैट कि वो कहीं ना कहीं इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इज दैट कि आपको एनर्जी भी नहीं मिलेगी। एनर्जी आपको कहाँ से मिलती है? ग्रेजिंग फूड चेन में आपको ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। जो सड़ा प्लांट और एनिमल में आपको कहाँ एनर्जी मिलेगी? आप कहेंगे हम कहाँ खाते हैं, आप नहीं खाते, बट हाँ, इन सम पार्ट्स ऑफ सम कंट्रीज जो है इस तरीके की चीज़ें जो है खाई जाती है। अब हम बात करते हैं फूड वेब की। फूड वेब को अगर हम डिफाइन करें तो मतलब इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ फूड चेन, मतलब जरूरी नहीं है कि एक चीज को एक ही इंसान खाने वाला है। ठीक है, मतलब जरूरी नहीं है कि ग्रास को ग्रास हॉपर खाने वाला है, ग्रास को हो सकता है गोट खा ले, ग्रास को हो सकता है रैबिट खा ले, तो ग्रास को कोई भी खा सकता है। तो ये समझने वाली बात है आपको कि कोई भी जो है ग्रास को खा सकता है, और यही सिस्टम को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सली अगर तो दर्शाता है वो है फूड वेब। ठीक है, तो मल्टीपल ऑप्शंस आपको वहाँ मिलते हैं। तो यहाँ बताया जाता है कि माउस भी खा सकता है ग्रीन प्लांट को, रैबिट भी खा सकता है, गोट भी खा सकता है। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, गोट को कोई भी खा सकता है, गोट को जैकल भी खा सकता है, लायन भी खा सकता है। ठीक है, दूसरा आइडिया, रैबिट को वाइल्ड कैट भी खा सकता है, जैकल भी खा सकता है, और ऑफ कोर्स लायन भी खा सकता है। माउस को वाइल्ड कैट भी खा सकता है, वाइल्ड कैट को लायन भी खा सकता है। इस तरीके से जो है मतलब एक तरीके का कनेक्शन जिसमें मल्टीपल आपको ऑप्शंस दिखते हैं, ये आपका फूड वेब बन जाता है। आई होप यहाँ तक आपको जो है चीज़ें क्लियर है। अब ये जो एनर्जी फ्लो होती है ये किस तरीके से होती है? तो आपको पता होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग एनर्जी ना डिस्ट्रॉय की जा सकती है ना बनाई जा सकती है। मतलब एनर्जी जो है वो फिक्स है, सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर की जा सकती है। ठीक है, तो बेसिकली सनलाइट की जो एनर्जी थी वो ऑटोट्रॉफ्स के पास आई, ऑटोट्रॉफ्स ने एनर्जी बनाई, वो हर्बीवोरस के पास आई, हर्बीवोरस के पास की एनर्जी कार्निवोरस के पास आई। तो ये एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती है। लेकिन हाँ, 10% रूल भी है। मतलब ये है कि आपने जितना खाना खाया, ठीक है, मैं खाना खाने के एग्जांपल से दे रही हूँ, वैसे आप उसको दूसरे कंसिडर भी कर सकते हैं। आपका जो खाना है बेसिकली एक जो पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक जब एनर्जी ट्रांसफर होती है तो सिर्फ 10% एनर्जी जो है ट्रांसफर होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, सिर्फ कितनी परसेंट? 10%। इसे हम 10% रूल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक प्लांट है, ठीक है, प्लांट में से किसी प्लांट को किसी ने समझ लीजिए प्लांट को खाया किसी गोट ने, ठीक है, और आपने जो है गोट ने खाया, ठीक है, और ये गोट को आपने कंज्यूम कर लिया। ठीक है, तो एनर्जी ट्रांसफर इस पर्टिकुलर स्टेज से इस पर्टिकुलर स्टेज पे सिर्फ 10% होगा, और फिर इसके पास जितनी एनर्जी आई उसका सिर्फ आपको 10% मिलेगा।
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लेकिन बाकी की एनर्जी कहाँ गई फिर 10% ही आया तो बाकी की एनर्जी लॉस हो जाती है, मतलब खत्म नहीं होती, डिस्ट्रॉय नहीं होती, बट हाँ बिकॉज वो भी तो यूज करेगा ना एनर्जी, और एटमॉस्फेयर में भी रिलीज कर देते हैं एनर्जी इन टर्म्स ऑफ हीट हो गया, लॉस ऑफ एनर्जी हो गया, ठीक है। आप काम करते हो तो लॉस ऑफ एनर्जी होता है ना, लॉस ऑफ एनर्जी मतलब आप जो है आप काम करने के लिए आपको एनर्जी तो चाहिए, तो वो चीज़ में जो है आपका एनर्जी यूज हो जाता है। तो बेसिकली एनर्जी डिस्ट्रॉय कभी नहीं होता, लेकिन हाँ ट्रांसफर ज़रूर होता है। तो बेसिकली अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो हमें ये समझना होगा कि एनर्जी का स्टार्ट कहाँ से होता है, प्रोड्यूसर से होता है, और फिर ये बाकी जगह जो है फ्लो होकर जाती है। ये देखिए डायग्राम के थ्रू आपको यही चीज बताई गई है जो मैंने आपको अभी समझाई, ठीक है। सनलाइट एनर्जी से आ रही है, सॉरी एनर्जी सनलाइट से आ रही है, ऑटोट्रॉफ्स को बना रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, फिर जा रही है कंज्यूमर के पास, एक कंज्यूमर से दूसरे कंज्यूमर के पास, एनर्जी हीट के रूप में रिलीज हो जा रही है, फिर जब डेड एंड डीके होता है, डिकम्पोज होता है, तो ये एनर्जी जो है फिर ट्रांसफर होती है। तो एनर्जी यूटिलाइजेशन किस तरीके से होती है हम देखते हैं। जितनी सोलार एनर्जी जो है प्लांट्स के पास से आती है, ठीक है। और दूसरी चीज, क्वांटिटी ऑफ एनर्जी फ्लोज ऑकर फ्रॉम प्लांट्स टू द कंज्यूमर। तो ये जो एनर्जी का फ्लो होता है इसे हम दो तरीके से समझ सकते हैं, एक सिंगल चैनल एनर्जी फ्लो मॉडल और एक वाई शेप्ड। तो देखिए सिंगल फ्लो मॉडल में किस तरीके से होगा, जैसे हमने अभी फूड चेन में देखा था, ठीक है। सिंगल सिंगल एनर्जी देखेंगे हम, सिंगल फ्लो ऑफ एनर्जी देखेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, ये वाई शेप्ड है, मैं आपको फिर भी समझा देती हूँ। प्लांट से जो है डियर, प्लांट को डियर खाएगा, डियर को लॉयन खाएगा, ये सिंगल फ्लो ऑफ एनर्जी है, ठीक है। लेकिन ये जो है सिंगल फ्लो ऑफ एनर्जी है, ये इतना रियलिस्टिक व्यू नहीं देता। वाई शेप्ड मॉडल क्या होता है, वाई शेप्ड मॉडल आपको कहीं ना कहीं जो है थोड़ा रियलिस्टिक मॉडल देता है। रियलिस्टिक मॉडल देता है मतलब इसमें ये है कि इसमें डेट्रीवरस फूड चेन को भी मिला दिया जाता है। जैसे कि आप देखेंगे कि प्लांट को जो है डियर तो खा सकता है, लेकिन टर्माइट भी खा सकता है। मतलब प्लांट जो सड़ जाएगा उसे टर्माइट खा लेगा, ठीक है। फिर टर्माइट को आर्ट वर्क, मतलब एक बताया जा रहा है कि एक और तरीके का डेट्रीवरस है, तो वो खा लेगा। अब हम देखेंगे कि डियर भी अगर डेड हो गया तो डियर जो है उसको भी टर्माइट खा लेगा, या फिर आप इसमें दूसरी चीजें भी ऐड कर सकते हो। लायन अगर डेड हो गया तो सिर्फ टर्माइट खा लेगा। तो इस तरीके से डेट्रीवरस फूड चेन और ग्रेजिक फूड चेन दोनों साथ में जब मिली हुई होती है तो उसे हम वाइड शेप फूड चेन कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो, इसमें दो फूड चेन जो है कनेक्टेड है, और ये इस तरीके की फूड चेन आपको हर जगह नेचर में इस तरीके की फूड चेन देखने को मिलेगी, क्योंकि कुछ भी वेस्ट नहीं होता है। कुछ भी वेस्ट नहीं होता है मतलब ये कि प्लांट सड़ भी गया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो वेस्ट हो गया, उसे कोई ना कोई कंज्यूम करने वाला है, ठीक है। तो ये नेचर की ब्यूटी है, अगर आप ध्यान से समझे कि कुछ भी जो है वेस्ट नहीं होता। प्रोडक्टिविटी क्या होती है, देखिए प्रोडक्टिविटी हम क्या पढ़ने लग गए अचानक से, ये तो इकोनॉमिक्स का टर्म लग रहा है। देखिए प्रोडक्टिविटी क्या होती है मैं आपको समझाती हूँ। कोई इंसान कितना काम करता है ना, जैसे कि जब हम उसको बोलते हैं कि कोई इंसान बोलता है कि मैं है ना मैं क्या करता हूँ, मैं ना 10 शर्ट बनाता हूँ, ठीक है। तो हम कहते हैं चलो ठीक है 10 शर्ट बनाता है, लेकिन ये प्रोडक्टिविटी नहीं होती है। प्रोडक्टिविटी क्या होती है कि मैं 10 शर्ट जो है वो 1 घंटे में बनाता हूँ या 10 घंटे में बनाता हूँ। जब प्रोडक्टिविटी क्या होती है, जब आप कितना काम कर रहे हैं, ठीक है, आप ध्यान से समझिएगा। जब आप कितना काम कर रहे हैं और आपने उसको डिवाइड किया बाय टाइम, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी। मतलब हमें समझ में आएगा ना कि कितना काम कितने घंटे में हुआ, ठीक है। तो अब ये प्रोडक्टिविटी है क्या? तो बेसिकली प्रोडक्टिविटी ये है कि कौन सा पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म कितना काम कर रहा है एक फूड चेन में या फिर एक इकोसिस्टम में। शुरुआत करते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से। तो देखिए प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, अगर जो प्लांट्स है वो कितना काम कर रहे हैं, मतलब हमें ये भी देखना है कि भाई प्लांट्स कितना काम कर रहे हैं। मतलब प्लांट्स का काम क्या है, फूड प्रोड्यूस करना। तो जो छोटा प्लांट है कम फूड प्रोड्यूस करेगा, बड़ा प्लांट ज़्यादा फूड प्रोड्यूस करेगा, ये बात कॉमन है, ठीक है। तो वो कितना फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं, ये जो है आपको बताना जो है ये प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहलाता है। मतलब उसके पास कितनी कैपेबिलिटी है। सोचो हम प्लांट्स की भी कैपेबिलिटी समझने लग गए अब, कि भाई प्लांट्स कितना काम कर रहा है, बेचारा काम कर रहा है वो भी सुकून नहीं है, उसकी कितना काम कर रहा है वो भी हमें जानना है, ठीक है। तो कितना काम कर रहा है उसे कैलकुलेट करने के लिए दो तरीके होते हैं, एक तो आपको बता दूं, एक होती है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और एक नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो देखिए ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मतलब आपको ये तो पता है कि प्लांट्स काम करते हैं, ठीक है, फ्रूट प्रोड्यूस करते हैं। फ्रूट्स तो क्या होता है, उनका बाय प्रोडक्ट होता है, जितना उनके पास एनर्जी एक्स्ट्रा होती है वो फूड में स्टोर हो जाती है, ठीक है। तो आपको ये तो पता होगा कि जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स अपना जो है थोड़ा सा यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी तो करेंगे, ठीक है। तो जो एनर्जी, अगर उन्होंने जितनी एनर्जी रिक्वायर, उनको किस चीज़ के लिए एनर्जी लगती है, वो रिप्रोडक्शन करते हैं, नहीं करते। रिप्रोडक्शन तो ऑफकोर्स हर एक लिविंग बीइंग करता है, वो भी करते हैं, बट उनकी जो मेन एनर्जी होती है वो कहाँ लगती है,
फोटोसिंथेसिस में लगेगी, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस में तो सनलाइट से उनको एनर्जी मिल जाती है, फिर किस चीज़ में उनको एनर्जी लगती है? उनको लगता है रेस्पिरेशन में एनर्जी लगती है। वो यहाँ से वहाँ घूमते नहीं है, हमारे जैसा काम नहीं करते, ठीक है। हम भी कुछ काम नहीं करते, लेकिन हाँ हम जो है क्या कहते हैं, इधर उधर घूमते, हम हमारे जैसा नहीं है। उनको मेन एनर्जी लगती है रेस्पिरेशन में। तो कहने का मतलब कि जितनी एनर्जी उन्होंने प्रोड्यूस की, ठीक है, ध्यान से समझना, ठीक है, जितनी एनर्जी उन्होंने प्रोड्यूस की वो कहलाएगी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब मैं इसको कैलकुलेट करने का तरीका बताऊंगी। और जितनी एनर्जी प्रोड्यूस की उसमें से अगर हम माइनस कर ले उनकी रेस्पिरेशन की एनर्जी, तो ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बचेगा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। मतलब इतना हमको मिलता है, बाकी थोड़ा बहुत जो एनर्जी है वो जो रेस्पिरेशन एनर्जी वो लोग वो यूटिलाइज कर लेते हैं। जितना हमें फ्रूट्स वगैरह में वेजिटेबल्स में मिलता है वो हमें जो है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मिलती है। और जितना वो बनाते हैं वो कितना होता है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है। अब ये कैलकुलेट कैसे की जाती है? तो मतलब ये कैलकुलेट किया जाता है कि वो कितना खाना बनाएंगे। अब खाना किस प्रोसेस में बनता है? फोटोसिंथेसिस में बनता है। तो फोटोसिंथेसिस अब किस तरीके से होता है? फोटोसिंथेसिस में CO2 की रिक्वायरमेंट होती है। तो बेसिकली किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है कि अमाउंट ऑफ CO2 अपॉन पर ग्राम ऑफ क्लोरोफिल पर आवर। मतलब जितना क्लोरोफिल, मतलब जितना CO2 है, CO2 कितना भी ज्यादा रहे लेकिन प्लांट्स के पास क्लोरोफिल भी तो होना चाहिए ना। तो हर ग्राम ऑफ क्लोरोफिल के लिए, क्योंकि क्लोरोफिल का क्या काम है, क्लोरोफिल जो है क्या करेगा, आप देखेंगे स्टोमेटा से क्या होता है, CO2 एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। तो स्टोमेटा में क्या होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो हमें ये देखने को मिलता है कि CO2 और क्लोरोफिल दोनों की रिक्वायरमेंट है, तब जाकर हम ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी निकाल पाएंगे। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी निकालने के लिए जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हमारी आएगी उसमें से हम रेस्पिरेशन एनर्जी माइनस कर लेंगे तो हमारा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आ जाएगा। तो ये तो हो गया प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात, ठीक है। 3 तरीके की प्रोडक्टिविटी होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, सॉरी प्राइमरी, सेकेंडरी और नेट प्रोडक्टिविटी, 3 तरीके की प्रोडक्टिविटी होती है। तो प्राइमरी समझ लिया, अब सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी समझते हैं। तो ये हेटेरोट्रॉफ से रिलेटेड है, मतलब हमारे से रिलेटेड है। हमारे पास जो है हमने कंज्यूम कर लिया और खाना खा के बैठ गए, ठीक है। तो बेसिकली हमारे लेवल पे कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है, ये बेसिकली इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो ये कुछ फिक्स नहीं होता, बिकॉज हमारे पास आपने कितनी एनर्जी ली और कितना यूटिलाइज किया और कितनी एनर्जी स्टोर कर ली, ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो ये पर्सन टू पर्सन भी डिफर करता है, लेकिन हाँ इन जनरल हम बोल सकते हैं कि जितनी एनर्जी कोई इंसान स्टोर करता है फिर बाद में जाकर वो कंज्यूमर लेवल से जो है मतलब दूसरे लेवल पर ट्रांसफर होती है। जैसे कि ऑफकोर्स सी बात है कि अगर कोई जितना एक कोई पर्टिकुलर एनिमल है, ठीक है, गोट है, आपने या फिर कोई हैन है, ठीक है, उसने कोई एनर्जी स्टोर करी अपनी बॉडी में, आपने फिर उसको जो है खा लिया, तो वो एनर्जी आपकी बॉडी में ट्रांसफर होगी। सिमिलरली जब आपका जो है डेड एंड डीके होगा, आपके बॉडी में जितनी एनर्जी सेव होगी वो एनर्जी का यूटिलाइजेशन कौन करेगा, डेट्रीवर्स करेंगे। अब यहाँ तक ये क्लियर है। अब बात करते हैं नेट प्रोडक्टिविटी की। तो नेट प्रोडक्टिविटी मतलब क्या होता है? तो नेट प्रोडक्टिविटी मतलब ये होता है कि आपके पास आपकी जितनी भी चीजें आपने बॉडी में आपको यूज करनी थी, आपने जितनी एनर्जी खर्च करनी थी उसके बाद कितनी एनर्जी बचती है, ठीक है। जैसे कि और इसको मेजर कैसे किया जाता है, कार्बन, ठीक है, मिलीग्राम पर मीटर स्क्वायर अ डे, ठीक है। तो अब डे की क्वांटिटी में यूटिलाइज किया जाता है। जैसे कि आपको कहते हैं ना कि जितनी एनर्जी आप ले रहे हो उतना यूटिलाइज भी करो। अगर आप दिन भर में जितनी कैलोरीज ले रहे हो आप उसको खर्च भी करो, वरना आप क्या हो जाओगे, हेल्दी हो जाओगे, ठीक है, ओवरवेट हो जाओगे, ओबेस हो जाओगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो कार्बन है, कार्बन का कितने मिलीग्राम आप यूटिलाइजेशन कर रहे हो पर मीटर स्क्वायर पर डे, इस तरीके से इसका यूनिट होता है। सेकेंडली यही आपका बायोमास बनता है, ठीक है। आपका वेट क्या है मैं आपको बताती हूँ, आपका वेट क्या है मुझे बताइए। वेट क्या होता है, मास, वेट क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटी होता है। लेकिन मास तो आपका कांस्टेंट होता है, ठीक है, मास इंटू ग्रेविटी। तो आप अर्थ पे हो तो आपका अर्थ का ग्रेविटी का जो फोर्स है 9.8 वो आपका लगेगा। आप दूसरे प्लेनेट पर चल जाएंगे तो वहां पर आपका जो है वेट चेंज हो जाएगा, बट आपका मास नहीं कहीं चेंज होगा, आपका जो बायोमास है वो चेंज नहीं होगा। ये बायोमास बता रहा है कि आपके पास कितनी एनर्जी है, ठीक है। तो ये बायोमास आपका चेंज नहीं होने वाला है। आई होप आपको यहाँ तक की जो है चीज़ें क्लियर हो गई होगी। हमने नेट प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस प्रोडक्टिविटी, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी और हमारा जो है नेट प्रोडक्टिविटी को समझ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं होम्योस्टेसिस के बारे में। ये होम्योस्टेसिस क्या होता है? तो आपकी जो बॉडी होती है ना, आपकी बॉडी को मेंटेन करने के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है होम्योस्टेसिस। आपकी बॉडी का एक जो टेम्परेचर होता है, आपकी बॉडी की सारी चीज़ें जो है मेंटेन रहती है, चाहे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कैसा भी हो, इसे हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। होम्यो का मतलब होता है सेम और स्टेसिस मतलब स्टैंडिंग, मतलब सेम, कांस्टेंट रहना, ठीक है।
आपका ना टेम्परेचर जो है चेंज होता है विद दी चेंज इन द टेम्परेचर, ठीक है। आपका जो है एक पर्टिकुलरली ब्लड का भी टेम्परेचर होता है, ठीक है, वो भी चेंज नहीं होता है। हर चीज़ का एक टेम्परेचर होता है जो मेंटेन होता है। तो यही प्रिंसिपल जो है इकोसिस्टम में भी लगाया जाता है। तो वो कहते हैं, लोग कहते हैं, ठीक है, ऑटम बताते हैं कि होम्योस्टेसिस जो है ये बेसिकली इकोसिस्टम के लिए भी है, ठीक है, इकोसिस्टम के लिए भी है, मतलब इकोसिस्टम के पास खुद की प्रॉपर्टी है कि वो खुद को चेंज कर सकता है। खुद को चेंज कैसे करेगा? आसपास के इन्वायरमेंट से जो है क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं आप देखेंगे आसपास के इन्वायरमेंट को अडेप्ट करने के लिए वो खुद को जो है चेंज करेगा ताकि इक्विलिब्रियम बने रहे। मतलब वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है और उसके अंदर एक होम्योस्टेसिस की प्रॉपर्टी है। आपको अगर सर्दी लगती है तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी जो है उस तरीके से रिएक्ट करती है। आपको गर्मी लगती है, आपकी बॉडी जो है स्वेटिंग करती है। तो ये सारी चीज़ें जो है इट इज़ द मेंटेनेंस ऑफ आपकी बॉडी का एक टेम्परेचर को। वैसे ही जो है इकोसिस्टम भी अपने आप को मेंटेन करने के लिए टाइम टू टाइम जो है एक्शंस लेते जाता है और इसी से जो है एक इक्विलिब्रियम बना रहता है। तो आई होप आपको ये चीज़ जो है क्लियर हो गई होगी। अब हम आ चुके हैं समरी पे। तो इस चैप्टर में हमने बहुत सारी चीज़ें समझी। हमने बहुत सारी बायोजियोकेमिकल साइकिल्स के बारे में इससे लास्ट वाले वीडियो में समझा था। उसके बाद हमने फूड चेन के बारे में समझा और उसके बाद हमने जो है हमने समझा कि एनर्जी एनर्जी फ्लो किस तरीके से होता है इकोसिस्टम में, ये भी हमने समझा। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें जो है क्लियर हो गई होगी और प्रोडक्टिविटी क्या है, ग्रॉस प्रोडक्टिविटी क्या है, ये सब चीज़ें भी आप समझ गए होंगे। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है और हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन बाय इन हैप्पी लर्निंग।